ओके, सेक्शन नंबर 12(9). पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो जो लोग लेक्चर के लिए एब्सेंट रहते थे, मतलब एब्सेंट है लास्ट लेक्चर 1 2 3, ओके, तुम लोग लेक्चर इधर से ऐप पे मिला है ना तुम लोग को? नहीं मिला? ऐप पे देखो एक बार। ओके, तुम लोग को अलग से मैं ऐड करता हूँ। ओके, तुम लोग को अलग से ऐड करता हूँ। ओके, बाकी तुम लोग को मेंसा से मिल जाएगा। ओके, तुम उधर से देखो। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ओके, मतलब जो एयरक्राफ्ट कंपनीज है, ओके, एयरलाइन कंपनीज, वो लोग जो हम लोग को सर्विस देती है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो गया, ओके, या फिर अपन ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ओके, तो आईआरसीटीसी का, रेलवे का चार्जेस है, तो बस में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वो चार्जेस, तो उन सब का प्लेस ऑफ सप्लाई इस सेक्शन से निकलेगा। ओके, अभी हम लोग बिजनेस मीटिंग के लिए भी बाहर जाते रहेंगे, मतलब बिजनेस मीटिंग के लिए डायरेक्टर बाहर गया, या तो एम्प्लॉय ऑडिट के लिए गया, या तो हम लोग घूमने के लिए गए, मतलब यहां पर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का बाइफर्केशन पॉसिबल है, क्योंकि बिजनेस के रिलेटेड भी सर्विस है एंड अदर देन बिजनेस भी ले सकते हैं, तो यहां पर बाइफर्केशन रहेगा। ओके, इफ इट इज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, चलो आंसर बोलो। हाँ, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, अभी आना चाहिए, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, अनरजिस्टर्ड को दिया, ओके, तो क्या रहेगा सोचते इसके ऊपर। देखो, हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा कि गवर्नमेंट का इंटेंशन स्टार्टिंग पॉइंट पे, अगर गुड्स टेकन ऑन बोर्ड का बात करें तो जहां पे गुड्स हम लोगों ने ऑन बोर्ड लिया था, बराबर है, तो यहां पर भी स्टार्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा रहेगा इधर, जहां से जर्नी शुरू हुआ। समझ में आ रहा है क्या? डेस्टिनेशन तक गवर्नमेंट नहीं जाता है इधर, क्योंकि रिसिपिएंट इस स्टेट का रहेगा, यहां से वो चढ़ेगा। ओके, तो यहां पर प्लेस ऑफ एम्बार्केशन, ओके, दैट इज पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन। पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन मतलब जहां से उसने जर्नी शुरू किया। ओके, जहां से जर्नी शुरू किया, समझ में आया क्या? जहां से टिकट निकाला वो नहीं, जहां से जर्नी शुरू किया। अगर आप गुजरात से अगर टिकट निकालते हो, समझो महाराष्ट्र से किधर जाना है, आपको पहली बात तो मिलेगा ही नहीं टिकट, क्योंकि गुजरात के ऑफलाइन जाके नहीं निकाल सकते, ओके, ऑनलाइन निकाल सकते। ओके, आप अगर अनरजिस्टर्ड हो तो जहां से आप जर्नी शुरू करने वाले हो, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है यहां तक? अगर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं मालूम रहेगा, इफ पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन, मतलब मालूम नहीं है कहां से चढ़ोगे, ऐसा कब हो सकता है? पहली बात कि मालूम नहीं है कहां से चढ़ेंगे, मालूम ही नहीं है कहां से चढ़ेंगे। नहीं, अननोन नहीं है, कोई प्लेस अननोन नहीं है, मैप को सब मालूम है। हाँ, ऐसा कब हो सकता है कि पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन ही नॉट नोन है? फॉरेन है, इंडिया, इंडिया दोनों दिन इंडिया में, फॉरेन भी नोन ही है ना एक्चुअली, अभी कोई भी ऐसा एकदम। हाँ, नहीं। नहीं नहीं, उसको टिकट थोड़ी लेना पड़ता है, उसको तो फाइन देना पड़ता है, फाइन के ऊपर तो जीएसटी नहीं है। गुड आंसर। हाँ, बाकी अच्छा सुनो, अगर समझो पास है, ओके, सीजनल पास, अभी फॉर एग्जांपल मैंने कल्याण से लेके दादर तक का पास लिया फॉर एग्जांपल, ओके, तो जरूरी नहीं कि मेरे को रोज कल्याण से ही चढ़ना है, ओके, मैं मुलुंड रहता हूँ पर मेरा पास कल्याण से दादर का है, ओके, क्योंकि मेरा लास्ट लेक्चर वहां पर कल्याण तक रहता है एंड वो साइड पे दादर तक रहता है, ओके, तो फिर इसके बीच में कभी भी ट्रैवल करने मिलना चाहिए मेरे को। तो अभी अज्यूम करते कि ये जो स्टेशन है उसको अलग अलग स्टेट में कन्वर्ट कर दो, ओके, तो आपको समझो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स घूमने का पास मिला, तो भी आप लोग इस पास को यूज करके कहीं से भी चढ़ सकते हो सकता है इस बार आप असम से चढ़े, ओके, बाद में फिर आप दूसरे किधर जाके स्टे किए 2-4 दिन, उसके बाद बाय बस आपने ट्रेवल किया कहीं और जगह पे, और फिर वहां से हम लोग ट्रेन में चढ़े, तो मालूम नहीं एक्चुअली में
कि किधर से कब चढ़ रहा है, समझ में आएगा? पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ऐसे केस में अगर हम लोग को पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन भी नहीं मालूम एंड रजिस्टर तो हम लोग है ही नहीं, तो इन दोनों में फॉल ही नहीं करेंगे, फिर हम लोग किधर जाएंगे? जब भी अपने को कुछ भी नहीं मालूम तो हम लोग के लिए एक जनरल प्रोविजन रखा हुआ है 12(2) जनरल प्रोविजन। देखो जब भी हम लोग के पास पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन है तो पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन, अगर ये नहीं है तो जनरल प्रोविजन। ओके, सो इफ पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन देन 12(2) इज एप्लीकेबल। ओके, 12(2) के हिसाब से आंसर निकलेगा 12(2). क्लियर है क्या? हाँ, हमने पास निकाला है से कल्याण टू दादर। ओके, लेकिन क्या भरोसा कि मैं कल्याण से ही चढ़ूंगा पहला जर्नी। मैंने एग्जांपल कल्याण से पास निकाला, कल्याण टू दादर, पर मैं कल्याण से डोंबिवली ऑटो में गया, फिर मैं डोंबिवली से चढ़ा, तो कल्याण रखना चाहिए क्या प्लेस ऑफ सप्लाई? नहीं, रिसिपिएंट कल्याण का होगा, इसीलिए शायद उसने उधर से पास लिया, तो वही हो गया ना रिसिपिएंट लोकेशन। नहीं, जीएसटी लगाएंगे। हाँ हाँ, बराबर बराबर। हाँ, नहीं पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं मालूम है, लेकिन 12(2) तो मालूम है ना, तो 12(2) लगेगा। आपको ऐसा छोड़ नहीं दिया, ऐसा नहीं बोला कि पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नॉट नोन तो नो जीएसटी, ऐसा नहीं है। पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नॉट नोन तो प्लेस ऑफ सप्लाई अलग सेक्शन से निकालेंगे। समझा नहीं मेरा? हाँ, तो फर्स्ट टाइम तो देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बराबर है। नहीं, आप लोग को आगे पैसा नहीं देना है क्योंकि आपने पहले पैसा दिया। ओके, वो एडवांस हो गया। अभी मैं समझो 1 साल का पास निकालता हूं, तो मेरे को कभी भी पैसा नहीं देना है, इसका मतलब ये नहीं कि कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन पहले आ गया, एडवांस हो गया, ये उल्टा एडवांस हो गया ये। तब नहीं भरना है, तब रिवर्स नहीं करना है, तब तो आपने सर्विस एंजॉय किया ना। अभी मेंसा का लेक्चर आपने लिया, बराबर, आपको ये लेक्चर फ्री मिल रहा है, बोलूंगा चलेगा आपको? पैसा आपने पहले दिया, तो ये लेक्चर फ्री थोड़ी है, ये लेक्चर का पैसा पहले दिया, बराबर। तो क्या मेंसा जीएसटी अभी पे करेगा? नहीं, एडवांस टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे, एडवांस अगर मिलता है तो जीएसटी भरना पड़ता है सर्विस के लिए। ओके, तो मेंसा को जीएसटी भरना पड़ा, वैसे ही रेलवेज को जीएसटी पहले ही भरना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस। फिर जब यूज कर रहे तब जीएसटी नहीं भरना, डबल नहीं आएगा। बराबर, हाँ बराबर। देखो रेलवे के केस में बताता हूं, आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में एक पॉइंट पढ़ा रहेगा, टिकट इशूड इज डीम्ड टू बी टैक्स इनवॉइस, पढ़ा है कुछ? एक ऐसा पॉइंट था जिसमें क्या लिखा था कि आपने अगर टिकट दिया, वही टिकट को ही टैक्स इनवॉइस बोलेंगे, बराबर। एक ऐसा पॉइंट, ऐसा मान के चलो आपको मालूम है कि टिकट इशू किया वही आपका टैक्स इनवॉइस है। ओके, तो टैक्स इनवॉइस आ गया तो फिर अभी एडवांस नहीं है वो। ओके, एडवांस कब रहता है? जब टैक्स इनवॉइस नहीं दिया और खाली पैसा मिला, तो रिसीट वाउचर करके डॉक्यूमेंट था, याद रहेगा, तो रिसीट वाउचर हमको बनाना पड़ता है। तो टैक्स इनवॉइस आ गया तो आपको इसको B2B या B2C में ही दिखाना, B2B B2C में दिखाना पड़े। लेकिन अगर एडवांस रहता तो हम लोग को एडवांस रिसीव्ड में डालना पड़ता पहले मंथ में, जिस मंथ में यूज हुआ उस मंथ में एडवांस एडजस्टेड एंड B2B B2C। ओके, तो इस तरीके से करेंगे, समझा?
क्लियर क्या? अभी भी कुछ डाउट रहेगा? बोलो बोलो। हाँ हाँ, देखो मैं समझाता हूँ बस। पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं मालूम, एग्जाम्पल, आपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पास निकाला, ओके, उसमें समझो 7 जो सिस्टर स्टेट्स है वो कवर हो गए। अभी आपके पास क्या राइट है, अगले 1 महीने तक आप इनमें से किसी भी स्टेट्स से चढ़ सकते हो, किसी भी स्टेट में उतर सकते हो, किसी भी स्टेट से, नॉर्थ ईस्टर्न में से किसी भी। एग्जैक्ट स्टेट बताओ, नहीं मालूम, तो 12-2। मतलब आपका लोकेशन, आप महाराष्ट्र से निकाल रहे हो ये पास, तो महाराष्ट्र। देखो इन लोग की कोशिश थी कि जो स्टेट से आप चढ़ रहे हो उसको रेवेन्यू दिया जाए, लेकिन आपको ही नहीं मालूम कौन से स्टेट से चढ़ने वाले हो, तो आप जिधर के हो वही प्लेस हो सकते। नहीं, पर यहाँ पर देखो अलोकेशन का आपका पॉइंट बराबर है कि समझो अपन जा रहे हैं असम वगैरह, ओके, पहले समझो आपके स्टेट को रखा, बाद में अलग अलग कर दिया, तो फिर क्या होएगा, रेवेन्यू ट्रांसफर बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले महाराष्ट्र को देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप आसाम गए, फिर वापस दूसरे किधर गए, तो प्रोपोर्शन आपके टिकट के प्रोपोर्शन में बांटना पड़ेगा, तो वो सब बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसीलिए एकदम सिंपल रखा है। हाँ, क्लियर है क्या? चलो एक ब्रेक ले लो, उसके बाद कंटिन्यू। और सेक्शन नंबर 12(2) से 12(9) तक एक बार वापस से करेंगे। सेक्शन नंबर 12(2) जनरल प्रोविजन, ओके, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे एड्रेस है कि नहीं, एड्रेस रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस नहीं रहा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12(3) सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाहर रहा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। रेस्टोरेंट 12(4) रेस्टोरेंट सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ओके, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां से ट्रेनिंग परफॉर्म किया। 12(6) एडमिशन टू इवेंट, जहां पर इवेंट हो रहा है या फिर जहां पर पार्क है। 12(7) इवेंट मैनेजमेंट, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे इवेंट किधर है, इवेंट इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट इंडिया के बाहर रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। 12(8) गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पर हैंड ओवर किया। 12(9) पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां से एम्बार्केशन किया, पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन। इफ पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन देन 12(2). क्लियर है क्या? सेक्शन नंबर 12(10) करेंगे भैया। 12(10) is services on board, ओके, सर्विसेज ऑन बोर्ड, इसका मतलब है कि अगर हम लोग समझो प्लेन में कुछ सर्विस ले रहे हैं, ओके, जैसे मूवी देखने का सर्विस, ओके, हम लोग सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं प्लेन में ही, ओके, वो पैसेंजर जो आगे बैठा है उसके सीट के पीछे मालूम है एक ऐसा रहता है स्क्रीन, हम लोग को अगर मूवी देखना है, ओके, तो उसका हम लोग एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके देख सकते हैं, ओके, कुछ कुछ जो प्री लोडेड मूवीज रहता है वो तो अवेलेबल रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन समझो कुछ एक्स्ट्रा देखना है तो फिर हम लोग उस मूवी देख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग को प्लेन में सर्विसेज मिल रहा है, प्लेन में सर्विस मिल रहा है, ओके, सो व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि यहां पर रिसिपिएंट हो सकता है, देखो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट तो मालूम ही रहता है लोग को, ओके, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि रिसिपिएंट हो सकता है इंडिया के बाहर जा रहा हो प्लेन में, ओके, तो इंडिया के बाहर अगर हो जाएगा तो जीएसटी मिलेगा नहीं, तो यहां पर कुछ एक ऐसा प्रोविजन चाहिए इन लोग को जिससे जीएसटी इंडिया में मिले एंड कंफर्मेशन के। हाँ, ओके, जहां से प्लेन टेक ऑफ किया, लेकिन इसमें इन लोगों ने एक अलग तरीके से बोला इसी चीज को, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ओके, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, इसका मतलब यह है कि अगर समझो प्लेन स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र से, मतलब इसका जर्नी इस तरीके से महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, ओके, इस तरीके से इसका रूट है, पहले महाराष्ट्र से गुजरात जाएगा, गुजरात रुकेगा, फिर वहां से फिर कुछ पैसेंजर्स को लोड करके राजस्थान जाएगा। अगर कोई पर्सन
गुजरात में मूवी का पेमेंट करता है सब्सक्रिप्शन का। हेलो, ओके, तो गुजरात में अगर कोई पेमेंट करता है गुजरात में, देन ऑल्सो द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र ओनली। देखो इसमें क्या बोला है, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जो शेड्यूल्ड था वो, ऐसा नहीं कि जहां से आप चढ़े वो वाला पॉइंट नहीं। ओके, यहां पर प्लेन का टेक ऑफ देखा जाएगा, मतलब कि महाराष्ट्र से टेक ऑफ हुआ, ओके, वापस गुजरात रुक के वापस यहां से टेक ऑफ हो रहा है, तो अलग जर्नी नहीं लेंगे इसको, क्योंकि ये एक ही प्लेन है। ओके, अगर इसका जर्नी इस तरीके से होता महाराष्ट्र टू गुजरात, ओके, ये जर्नी खत्म, अभी सब पैसेंजर उतरने के बाद सब नए चढ़ गए, ओके, एंड अभी ये प्लेन गुजरात से राजस्थान जा रहा है, तो ऐसे केस में गुजरात माना जाएगा। लेकिन ये जो प्लेन है वहां पर, उसमें गुजरात नहीं माना जाएगा। रीजन इज, ये वाला जर्नी सेम है, कंटिन्यूस जर्नी, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस जर्नी। कंटिन्यूस जर्नी मतलब बीच में रुक के आगे कंटिन्यू करना। ओके, ये जर्नी यहां पर खत्म हो गया यानी ये वापस नया जर्नी शुरू हो रहा है। अगर गुजरात में अगर किसी ने मूवी देखने का सर्विस लिया, ओके, तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, सेकंड वाले केस में यहां पे गुजरात रहेगा, क्योंकि नया जर्नी यहां से शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या, नया जर्नी यहां से शुरू हो रहा है। लेकिन ये वाले केस में ओके महाराष्ट्र ही रहेगा। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आया। आउट ऑफ इंडिया से अगर वो आ रहा है, ओके, तो आउट ऑफ इंडिया रहेगा, फिर सेक्शन नंबर 13 लगेगा वैसे तो, क्योंकि LOR आउटसाइड इंडिया हो गया ना, दोनों में से एक जन इंडिया के बाहर। हाँ तो मुंबई, हाँ भरना पड़ेगा, मुंबई रहेगा, बट नॉट एज पर सेक्शन 12, एज पर सेक्शन 13, जिसमें भी सेम लिखा है। 13 क्यों लगाया, क्योंकि वो रिसिपेंट फॉरेनर है, ओके, दोनों जन इंडिया के होते तो सेक्शन नंबर 12 लगाते। ओके, वो इंडिया के बाहर का है, उसका पासपोर्ट पे वगैरह एड्रेस नेशनलिटी इंडिया के बाहर का है, तो यहाँ पर सेक्शन 13 लगेगा, जो कि सेम पॉइंट बोलता है। हाँ, वो रिफंड मिलेगा उसको, ओके, वो सब रिफंड मिलेगा, लेकिन उसको पे तो करना पड़ेगा। ओके, हाँ हाँ, हाँ नहीं आएगा। ओके, हर बार CGST SGST आएगा। अगर समझो गुजरात से टेक ऑफ कर रहा है फ्लाइट, तो गुजरात, देखो जो एयरलाइन कंपनी है उसका ऑल ओवर इंडिया में रजिस्ट्रेशन रहता है, हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन रहता है, हर स्टेट में। ओके, तो हर स्टेट में अगर रजिस्ट्रेशन है, तो अगर प्लेन गुजरात से टेक ऑफ करता है तो वो गुजरात से बिल बनाते हैं, महाराष्ट्र से टेक ऑफ करेगा तो महाराष्ट्र से बिल बनाएगा, तो हमेशा CGST SGST लगेगा। नहीं है ना, क्योंकि महाराष्ट्र से अगर आपका प्लेन टेक ऑफ कर रहा है तो महाराष्ट्र में आपके पास प्लेस ऑफ बिजनेस है, इसीलिए महाराष्ट्र से प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। हाँ, नहीं, हॉटस्टार जो सर्विस दे रहा है स्पाइस जेट को, वो इसमें कवर्ड नहीं है। इसमें स्पाइस जेट जो हम लोग को सर्विस दे रहा है वो कवर्ड है, हाँ, पैसेंजर को सर्विस दे रहा है वो कवर्ड है। समझ में आया? अच्छा, इसमें IGST एक पॉइंट पे आ सकता है, अगर समझो हम लोग का ये जर्नी है बराबर, नहीं इसमें नहीं आएगा। देखो अगर इंडिया के बाहर से अगर हम लोग आ रहे हैं, इंडिया के बाहर से आ रहे हैं, ओके, तो इंडिया के बाहर स्पाइस जेट का रजिस्ट्रेशन नहीं है कुछ भी, ओके, तो इंडिया के बाहर का जो वो पर्सन रहेगा, ओके, ऐसे केस में हम लोग अदर टेरिटरी बोल के चार्ज करेंगे। ओके, अगर समझो इंडिया के बाहर से कुछ आ रहा है कोई पर्सन, समझो दुबई से
ओके, दुबई से ये पर्सन आ रहा है से महाराष्ट्र, ब्रो दुबई से महाराष्ट्र आ रहा है ये पर्सन, वो यहाँ से प्लेन में बैठा है। ओके, तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर तो यही हो गया। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अपना दुबई हो गया। ओके, सप्लायर किधर का है? महाराष्ट्र का सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई है, तो वैसे इसके ऊपर जीएसटी आएगा नहीं। ओके, ये एग्जाम भी नहीं, ये बोलते हैं अपन नॉट लेविएबल टू जीएसटी, ऐसा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ओके, एंड अगर कोई इंडिया से बाहर जा रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया से ही वो लैंड करने वाला है, मतलब कि इंडिया से ही वो बैठने वाला है, टेक ऑफ करने वाला है। तो यहाँ पर नॉर्मली इट वुड बी सीजीएसटी एसजीएसटी ओनली, नॉर्मली सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन अगर एसईजेड का समझो है कुछ, अगर एसईजेड में एयरपोर्ट है, एसईजेड में एयरपोर्ट हो सकता है बराबर, एसईजेड में अगर समझो एयरपोर्ट है तो वहां से अगर बैठे हैं तो फिर आ सकता है जीएसटी। नहीं, एसईजेड देखो समझो ये एसईजेड एरिया है, देखो एलयूटी वाला जो केस है वो वाला केस कैसा होता है, ऑथोराइज ऑपरेशन होना चाहिए। ओके, हम लोग बाद में देखेंगे ऑथोराइज ऑपरेशन मतलब कि गवर्नमेंट ने 64 एक्टिविटीज दिया जिसमें ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस है। समझो ये एसईजेड है, यहां से अगर प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, ओके, तो एसईजेड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो यहां पर एलओएस एंड पीओएस सेम स्टेट है, पर फिर भी इसके ऊपर आईजीएसटी आएगा। ओके, सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमी, ये एक्सपोर्ट मान सकते हैं लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। ओके, ये जो सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इट शुड बी इन द ऑथोराइज्ड ऑपरेशन लिस्ट। ओके, तो इस केस में आईजीएसटी एक बार को आ सकता है। ठीक है, हाँ नहीं, वो कैसा होता है, स्पाइस जेट के पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है, वो खाली वो सीट को एक्सेस दे रहा है। हाँ, वो हमको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसने सब्सक्रिप्शन पहले ही लेके रखा है। ऐसा नहीं कि वो, देखो प्लेन में तो नेट होता ही नहीं, वो प्री लोडेड ही होगा ना वो। ओके, तो वो लोगों ने सब्सक्रिप्शन पहले से लेकर रखा है, खाली वो एक्सेस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ओके, हाँ बोलो। दुबई, अच्छा प्लेन अलग हो रहा है, हाँ तो फिर अलग प्लेन हो जाएगा, तो सेकंड वाले में दिल्ली हो जाएगा। प्लेन अलग हो रहा है तो अलग, यस। हाँ बोलो बोलो, कौन सा? हाँ, दो अलग प्लेन हो गया तो अलग हो जाएगा फिर। ओके, अलग ही जर्नी हो गया ना। 12-10 क्लियर है सबको? नहीं, वो प्लेन इंडिया में आया, पैसेंजर को उतारा, फिर नए, नहीं वही प्लेन की नया प्लेन, हाँ तो नया प्लेन तो नया जर्नी हो गया। हाँ, तो जीएसटी तो लगेगा। ओके, उन लोग से जीएसटी हम लोग चार्ज करेंगे। ओके, उनको कुछ बेनिफिट तो वैसे भी नहीं, पर जीएसटी तो लगेगा, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर तो यही वाला प्लेन हो गया, इधर से जो जा रहा है। हाँ, लेना पड़ता है, लेना पड़ता है, क्योंकि उनका इधर भी प्लेस ऑफ बिजनेस बन रहा है ना, खाली प्लेन तो जाएगा नहीं बाहर। अगर खाली प्लेन बाहर जा रहा है तो जरूरत नहीं है, पर कॉस्ट परवड़ना चाहिए, इसीलिए खाली प्लेन को बाहर नहीं भेजते हो। ओके, इंडिया से लेके ही जाएंगे पैसेंजर को, तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी बन रहा है। ओके, एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो वैसे भी दे रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन तो मालूम ही ना अपने को। इंडिया से अगर समझो पैसेंजर जा रहे हैं दुबई, तो महाराष्ट्र से चढ़े तो फिर महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का। ओके, तो उस तरीके से उन लोग को नंबर लेना ही पड़ेगा। ओके, 12-11, सेक्शन नंबर 12-11। हाँ बोलो।
हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। हम्म, हाँ हो गया एंड, क्योंकि वो प्लेन में, उसी प्लेन में मिलेगा ना देखने को। ओके, अगर एयर इंडिया से उसने बाय किया है दुबई से आते आते, तो वो एयर इंडिया का जो प्लेन है वो जर्नी खत्म होते ही वो सब्सक्रिप्शन एंड हो जाएगा उसको। ओके, तो नया सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा दूसरे प्लेन में। बाय चांस अगर सेम कंटिन्यू होता है, मालूम नहीं अपने को, बाय चांस अगर सेम कंटिन्यू होता है तो दुबई रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि उसी पेमेंट के अंदर वो आ गया। समझा पॉइंट? पर ऐसा होता नहीं होगा, क्योंकि वो फिर दो अलग प्लेन हो जाता ना इसके। हाँ, देखो फूड एंड बेवरेज गुड्स नहीं है, वो सर्विस है। उसमें भी बाइफर्केशन है। अगर आपको प्लेन में हल्दीराम का पैकेट दिया, वो गुड्स टेकन ऑन बोर्ड हो गया। ओके, लेकिन अगर आपको बनाया हुआ खाना दिया तो सर्विस हो गया। फिर ये सर्विसेज ऑन बोर्ड देखेंगे। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या खाने में मिल रहा है। ओके, लिकर मिल रहा है तो नो जीएसटी। ओके, मिलता है रेड वाइन मिलता है ना। मैं दुबई गया था 2018 में, तो वाइन सबको दे रहे, मेरे को लगा कंपलसरी लेना ही पड़ेगा कि क्या, मालूम नहीं। और वो बाजू में कोई वो नॉन वेजिटेरियन था, तो मेरे को पहले ये थोड़ा सा टेंशन हो जाता है बाजू। ओके, तो मैं फिर मतलब बीच में एक वेजिटेरियन था, नहीं नहीं, इधर नॉन वेजिटेरियन उधर वेजिटेरियन था। फिर मैं जगह भी चेंज किया, उसको बोला आप बीच में बैठो। वो वाइन उन लोग दोनों ने लिया। ओके, फिर मैं सो गया। वो पूछी कि डू यू हैव सम, मतलब विल यू हैव सम वाइन करे। मैं नो। सब मिलता है, फ्री में ही मिलता है, मतलब आपके टिकट में इंक्लूडेड रहता है एक्चुअली में। ओके, इंटरनेशनल वाले में इंक्लूड रहता है। ओके, डोमेस्टिक वाले में नहीं रहता, डोमेस्टिक वाले में अलग से लेना पड़ता है। ओके, हाँ बोलो। रिवर्स कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट का तो आपके पास बिल आएगा ना। हल्दीराम तो आपके ऊपर अपना स्पाइस जेट के ऊपर बिल बनाएगा। ओके, तो वो तो बिल आने ही वाला है, तो वही आपका कॉस्ट है। नहीं नहीं, इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं बना सकता। इनवॉइस पे जीएसटी अलग से दिखना चाहिए। ओके, वो लॉ है ना, टैक्स इनवॉइस पे जीएसटी अलग से दिखना चाहिए। तो हल्दीराम ऐसा आपको इनवॉइस नहीं दे सकता कि वो इंक्लूडिंग जीएसटी है। वो भले पैकेट पे एमआरपी इज इंक्लूडिंग जीएसटी, वो हल्दीराम के लिए नहीं है, वो रिटेलर जो बेच रहा है उसके लिए है वो। ओके, हाँ। नहीं, मार्जिन नहीं है, समझा नहीं मेरे को। पर तो क्यों बेच रहा है, मार्जिन नहीं है? हाँ हाँ हाँ, बराबर है, हाँ। एमआरपी पे बेचते हैं, बराबर है, हाँ। हाँ, करेगा ना, रिवर्स कैलकुलेट करके करे। नहीं नहीं नहीं, समझो। ओके, आपने 8 रुपए में परचेस किया। ओके, इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके, आपको सेल करना है 10 रुपीज में एमआरपी इंक्लूडिंग जीएसटी। अभी दोनों में रिवर्स कैलकुलेशन करें। अभी दोनों में रिवर्स कैलकुलेशन करें, 10 डिवाइड बाय 1.18 इंटू 0.18, एंड 8 को भी सेम करेंगे, फिर हम लोग का आउटपुट माइनस इनपुट करके पे करेंगे। एंड अगर कंपोजिशन स्कीम में रहेगा ये पर्सन, तो ऐसे में 10 के ऊपर जीएसटी आएगा। कंपोजिशन वाले को जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है। ओके, तो उसको अपने जेब से भरना पड़ेगा 1 रुपीज। समझा पॉइंट? क्लियर है?
हाँ। हम्म। हाँ, रिवर्स कैलकुलेट करना है, बराबर। किसमें? कौन सा? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो इसमें ना रिटर्न टिकट को सेपरेट जर्नी मानते हैं, दोनों अलग हो जाएगा। ओके, रिटर्न जर्नी में दो अलग प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। समझो कि आपने रिटर्न टिकट निकाला। ओके, आपने गुजरात जाने का एंड रिटर्न आने का एक ही साथ में टिकट निकाला। तो जो अपने को टिकट दे रहा है, ओके, वो इंटरनली दो बिल बनाता है, इंटरनली दो बिल बनाता है, अपने को एक टिकट ही देगा वो। इंटरनली उनके पास दो बिल रहता है, एक पे प्लेस ऑफ सप्लाई ये वाला एम्बार्केशन स्टेट, एंड दूसरे पे उन लोग का एम्बार्केशन स्टेट। ऐसा दो प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है रिटर्न जर्नी केस में। ओके, तो दो दो टिकट बनेगा, लेकिन आपको एक ही मिलेगा। आप अनरजिस्टर्ड हो तो, आप रजिस्टर्ड हो, जीएसटी नंबर दिया है, तो दो टिकट मिलेगा। या टिकट एक मिले भले, इनवॉइस दो मिलेगा। नहीं, टिकट इशूड इज टैक्स इनवॉइस ये कब रहेगा? जब सामने वाले को आईटीसी नहीं चाहिए। ओके, तो वो टिकट के बेसिस पे चले जाएगा। जैसे अपने को अगर टिकट दिया तो हम लोग थोड़ी बोलेंगे टैक्स इनवॉइस भी दो, लेकिन जो पर्सन रजिस्टर्ड है वो तो मांगेगा ना कि मेरे को चाहिए टैक्स इनवॉइस, अलग से चाहिए। ओके, अलग से चाहिए रहता है, किसको? जो रजिस्टर्ड है उनको चाहिए अलग से। ओके, तो उनको मिलता है। आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हम लोग का जीएसटी नंबर है, हमको चाहिए टिकट का इनवॉइस चाहिए, तो आपको मिलेगा इनवॉइस भी, लेकिन प्रोवाइडेड यू रिक्वेस्ट। और उसके अंदर भी प्रोविजन है, 200 रुपए से कम का वैल्यू रहेगा तो वो टिकट, वो इनवॉइस देने को मना भी कर सकता है। जैसे बैंक अपने को इनवॉइस नहीं देता है, बट हम लोग को पोर्टल पे दिखता है। तुम लोगों ने क्लाइंट के केसेस में देखा रहेगा। ओके, तुम लोग क्लाइंट में बैंक चार्जेस रहेगा। ओके, एनईएफटी 5 रुपए का किया, 0.9 जीएसटी, वो अपने को टू बी में दिखता है। ओके, अपने पास तो बिल ही नहीं रहता है, हम लोग तो क्रेडिट ले लेते हैं ना, तो वैसा उसने इनवॉइस नहीं दिया पर क्रेडिट मिल जाता है। क्लियर? हाँ। नहीं, ओडी के इंटरेस्ट पे जीएसटी है ही नहीं। हाँ, प्रोसेसिंग फी के ऊपर जीएसटी है। हाँ, वो मांगेंगे तो मिलेगा। हाँ, मांगो, मिल जाएगा उसका। ओके, मिल सकता है। क्लियर है क्या? समझ में आया? चलो, 12-11। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इंटरनेट, डीटीएच, एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, देखो यहाँ पर क्या क्या कवर है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, डीटीएच एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, मतलब कि हम लोग के घर पे जो वाईफाई है, ओके, वो टेरेस के थ्रू वो लोग वायर लगाते हैं, मतलब पूरा आपके घर तक वायर कनेक्ट होता है। ओके, वो भी इसके अंदर कवर्ड है। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन सर्विस मतलब कि जो आपका रिचार्ज रहता है। ओके, जो आप लोग जीपे से रिचार्ज कर लेते हो। ओके, जीपे से रिचार्ज किया, या तो फिर हम लोग गैलरी में जाके रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, गैलरी में जाके रिचार्ज कर सकते हैं, या तो हम लोग का पोस्टपेड। ओके, या तो हम लोग का जो पोस्टपेड का रहता है प्लान। ओके, पोस्टपेड का प्लान का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, वो भी इसके अंदर ही है। ओके, फिर अपना ब्रॉडकास्टिंग। ओके, ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि समझो लाइव मैच हो रहा है क्रिकेट का किधर, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट रहता है। तो आवाज करतो है, कट 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 कर. तर माईक बॅटरी चेंज करावी लागेल. दुसरा आहे का?
अच्छा. ते नवीन मागवलेत ना. ओके ठीक आहे ठीक है. सुनो, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस मतलब कि समझो कि लाइव मैच चालू है कहीं पर. ओके, तो वो मैच हम लोग को टीवी पे दिखता है क्योंकि वो चैनल के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट रहता है. ओके, तो वो ब्रॉडकास्टिंग का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा वो हम लोग यहां से सीखेंगे. ठीक है, समझ में आप. अभी इसमें बोला गया है अगर फिक्स्ड लीज और केबल लाइन रहेगा. ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखो, फिक्स्ड लीज और केबल लाइन का मतलब है कि से आपका लैंडलाइन का टेलीफोन ओके आपके घर पे इंस्टॉल रहेगा, मतलब कि एक जगह पे वो रहेगा. ओके, वायरिंग अपना पूरा दीवार से ऐसा लग के जाता है, या तो फिर अपना वाईफाई ओके पूरा राउटर तक आपका आता है, मतलब वाईफाई आपके घर पे कनेक्ट होता है. तो वो सब को बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड लीज और केबल लाइन. ओके, तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सच लाइन. ओके, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन मतलब कि जहां पर ये वाला लाइन सेटअप किया लोगों ने. ओके, जिधर भी सेटअप किया है, तो यहां पर बाइफर्केशन नहीं किया लोगों ने. रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है इधर तो उसका टेलीफोन भी इधर ही होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये मैच हो जाएगा. समझ में आया क्या? ये अलग नहीं रहेगा. अगर समझो मेंसा रजिस्टर्ड पर्सन, उनका टेलीफोन इधर है, तो जिधर टेलीफोन है उधर ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन भी उधर ही है. समझ में आया? उल्टा अनरजिस्टर्ड वालों में इजी हो जाएगा. ये खाली इतना लिखने से अनरजिस्टर्ड के केस में इजी हो जाएगा. समझा पॉइंट? एग्जाम्पल समझो कि अगर आपके पास BSNL है. ओके, लैंडलाइन फोन BSNL का. आप लोग समझो गुजरात में रहते थे पहले, तो BSNL के पास रजिस्टर्ड एड्रेस आपका गुजरात का गया हुआ है. ओके, अभी वो टेलीफोन आप लोगों ने यहां पर लेके आए और यहां पर हम लोगों ने लीज का लाइन कनेक्ट कर लिया. ओके, तो BSNL के पास आपका क्या एड्रेस है? गुजरात का एड्रेस है, बट फिर भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? महाराष्ट्र, क्योंकि ये लाइन अभी महाराष्ट्र में सेटअप हो गया. आ रहा है समझ में? नहीं तो क्या हो जाता, आप पूरे इंडिया में घूम रहे हो टेलीफोन लेके, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात को ही मिल रहा है हर बार. ओके, इसीलिए रिसिपिएंट नहीं रखा है. इधर क्या रखा? लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन. जिधर वो टेलीफोन इंस्टॉल किया वो एरिया वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. आया पॉइंट समझ में? ओके, उसके बाद नेक्स्ट पोस्टपेड. ओके, अगर हम लोग का पोस्टपेड का बिल आ रहा है, ओके पोस्टपेड का बिल अपना टेलीफोन का बिल आता है, तो यहां पर बिलिंग एड्रेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, बिलिंग एड्रेस जो भी आपका बिल पे एड्रेस मेंशन रहता है वही एड्रेस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा. ओके, फिर फॉर एग्जांपल आप लोग गुजरात में जाके सर्विस ले रहे हो, मतलब कि आपका महाराष्ट्र का एड्रेस है एयरटेल का. अभी आप पूरे इंडिया में किधर भी घूमो, ओके प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र ओनली. समझा पॉइंट? देखो अभी इंटरनली इन लोग का कैसे होता है वो बताता हूं. ओके, एग्जाम्पल आप लोग के पास महाराष्ट्र का सिम कार्ड है. ओके, महाराष्ट्र का सिम कार्ड एंड पोस्टपेड पे पोस्टपेड. ओके, पोस्टपेड में हेलो. ओके, आप लोग फॉर एग्जांपल गुजरात में गए. ओके, आपको कौन चार्ज करेगा? महाराष्ट्र वाला एयरटेल चार्ज करेगा कि गुजरात वाला? महाराष्ट्र वाला ही चार्ज करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र वाले को अथॉरिटी दिया है कि आपके ऊपर बिल बनाए. तो आप गुजरात में जाओ, चाहे तमिलनाडु में जाओ, चाहे राजस्थान में जाओ, चाहे उड़ीसा में जाओ, हर जगह का बिलिंग कौन करेगा? महाराष्ट्र. पर सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है आप लोग को इन सब स्टेट्स में? रिस्पेक्टिव स्टेट्स. देखो जैसे आप लोग वो स्टेट में जाते हो, आपको एक मैसेज आता है वेलकम टू दिस स्टेट एंड रोमिंग लगना शुरू होता है. आ रहा है कुछ समझ में? अभी यहां पर सर्विस प्रोवाइड किया गुजरात ने, सर्विस प्रोवाइड किया तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा ने, पर पैसा किसको मिल रहा है? महाराष्ट्र. तो ये लोग जो स्टेट्स है, ओके एयरटेल जब भी अपना स्टेट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकालता होगा तो ये लोग तो लॉस में आ जाएंगे ना.
समझ में आ रहा है क्या? ये लोग लॉस में आ जाएंगे। क्यों लॉस में आएंगे? क्योंकि सर्विस का जो पैसा है वो महाराष्ट्र को मिल रहा है, लेकिन सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये सब स्टेट्स। तो यहां पर ये लोग क्या करते हैं? इंटरनली बिलिंग करते हैं। ओके, इंटरनली बिलिंग करते हैं ये लोग, ओके, ताकि ये लोग का नॉर्मल हो जाए। मतलब जो भी आप लोग का बिलिंग है, ओके, वो गुजरात वाला महाराष्ट्र को बिल कर देगा, ओके, तमिलनाडु वाला महाराष्ट्र को बिल करेगा। मतलब इस तरीके से सब लोग एक दूसरे के ऊपर बिलिंग करते हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या पॉइंट? तो इस तरीके से वो लोग करते हैं। तो इसका अपने को बिलिंग एड्रेस देखना है। सो बिलिंग एड्रेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑलवेज। तो रिसिपेंट जिधर का भी एड्रेस दे चुका है वही एड्रेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा सबको? क्लियर है क्या? उसके बाद प्रीपेड। ओके, प्रीपेड के अंदर दो टाइप है। ओके, प्रीपेड के अंदर दो टाइप है। सबसे पहला, हम लोगों ने रीसेलिंग एजेंट से खरीदा। ओके, हम लोगों ने रीसेलिंग एजेंट से परचेस किया। ओके, इसका मतलब ये है कि समझो कोई ग्रोसरी स्टोर है, ओके, उधर जाके हम लोग क्या करते हैं? रिचार्ज करवा सकते हैं। ओके, सिम मतलब वो रिचार्ज का स्क्रैच कार्ड बेचता था मतलब पहले। ओके, तो वैसा वाला। या तो फिर हम लोग फॉर एग्जांपल वीडियोकॉन का जो एजेंट है अपने एरिया का, मतलब हर एक एरिया में एक पर्सन रहता है जिसको इंचार्ज दिया रहता है फॉर टेलीविजन। ओके, फॉर एग्जांपल डेन टीवी। ओके, तो आपके एरिया में कोई तो ऑथोराइज पर्सन होगा जिधर आप जाके पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो वो पर्सन जो रहेगा, ओके, उधर से अगर आप लोग को प्रीपेड मिल रहा है तो ऐसे केस में जो मेन कंपनी है, ओके, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? वो रीसेलिंग एजेंट का एड्रेस। समझो एक एयरटेल का एग्जांपल लेते हैं। एयरटेल ने क्या किया? स्क्रैच कार्ड बेचा उस ग्रोसरी स्टोर को। ग्रोसरी स्टोर क्या करता है? आप लोग को रिचार्ज करके देता है। तो यहां पर अल्टीमेट रेवेन्यू एयरटेल का भी हो रहा है एंड उस पर्सन का भी हो रहा है। उस पर्सन का क्या इनकम हो रहा है? कमीशन। एंड एयरटेल का मेन रिचार्ज का इनकम है। तो एयरटेल के इनकम के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? उस रीसेलिंग एजेंट का एड्रेस। समझा पॉइंट? क्लियर है क्या? तो रीसेलिंग एजेंट के थ्रू अगर हो गया तो यहां पर लोकेशन ऑफ रीसेलिंग एजेंट। ओके, अगर समझो हम लोगों ने डायरेक्टली फाइनल सब्सक्राइबर को ही सर्विस दिया, डायरेक्टली टू फाइनल सब्सक्राइबर। ओके, डायरेक्टली टू फाइनल सब्सक्राइबर मतलब कि हम लोग डायरेक्टली एयरटेल की गैलरी में चले गए रिचार्ज करवाने को। ओके, या तो फिर हम लोग वीडियोकॉन के हेड ऑफिस में चले गए, ओके, वहीं से हम लोग रिचार्ज करवा रहे। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन वेयर प्री पेमेंट इज रिसीव्ड। लोकेशन वेयर प्री पेमेंट इज रिसीव्ड। ओके, एक एग्जांपल लेते। समझो आपके पास एयरटेल का प्रीपेड कार्ड है। ओके, आप लोग गुजरात गए हो। अभी गुजरात में रिचार्ज चाहिए आप लोग को। वैसे तो आप ऑनलाइन ही करते हो, लेकिन ऑनलाइन को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए। ऑनलाइन का अलग से पढ़ेंगे, ऑनलाइन को इग्नोर करो। आप लोग गुजरात की गैलरी में गए एयरटेल की, उधर बोला कि हमको रिचार्ज करके दो। ओके, तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होएगा? गुजरात, क्योंकि गुजरात स्टेट को म्यूजिक बजना। ओके, हाँ, तो गुजरात स्टेट में हम लोग जाके रिचार्ज करवा रहे, तो गुजरात स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर उनको पैसा मिल रहा है। लोकेशन वेयर प्री पेमेंट इज रिसीव्ड। क्लियर है क्या? उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ओके, ये प्रीपेड के लिए। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज फॉर प्रीपेड, पोस्टपेड के लिए नहीं है, ये प्रीपेड के लिए। ओके, अगर हम लोग ने गूगल पे से रिचार्ज किया, गूगल पे से,
या फिर फोन पे वगैरह जो भी आपका ऐप से, पेटीएम। ओके, तो यहां पर गवर्नमेंट बोलता है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मतलब कि जो भी सिम कार्ड के टाइम पे हमने एड्रेस दिया था एयरटेल को, देखो जैसे ही आप लोग मोबाइल नंबर डालते हो रिचार्ज करने के लिए, ऑटोमेटिकली आपको वहां पर आपका ऑपरेटर का नाम कॉमा स्टेट आता है। ओके, तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जो भी सिम कार्ड के टाइम पे आपने एड्रेस दिया था वो रहेगा। ओके, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्लियर है क्या सबको? आया है पॉइंट समझ में? क्लियर है? बोलो, कुछ डाउट है? समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, यस। क्योंकि आप दूसरे स्टेट में हो, लेकिन हो सकता है कि आप वीपीएन चेंज करके रिचार्ज करो। ओके, होता है ना ऐसा। अगर समझो आप लोग गुजरात गए, ओके, आपने वीपीएन महाराष्ट्र का रखा, तो ऐसा करके भी रिचार्ज कर लेंगे, तो फिर तो कोई भी ऐसा प्लेस ऑफ सप्लाई डिफर मतलब कर सकता है ना। समझ में आया पॉइंट? अगर आप महाराष्ट्र में हो, आपने वीपीएन चेंज करके आपका आईपी एड्रेस एंड जो भी लोकेशन है वो गुजरात का रख दिया और रिचार्ज किया, तो ऐसा नहीं कि गुजरात गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाएगा। समझा पॉइंट? इसीलिए फिर उसने क्या रखा है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्लियर है? करते लोग वीपीएन चेंज। अगर दुबई से व्हाट्सएप कॉल अलाउड नहीं है, तो दुबई वाले पर्सन क्या करते हैं, ओके, बैंगलोर या इंडिया किधर का भी एक वीपीएन रख देते हैं और फिर व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं। हाँ हाँ, अगर गूगल पे से हमने रिचार्ज करवाया, ओके, तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ओके, जो एड्रेस ऑलरेडी एयरटेल के पास स्टोर्ड है, रिसिपिएंट का एड्रेस, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, हाँ बोलो। क्लियर है सबको? समझ में आया? पक्का? ओके, एक बार वापस से 12.2 से लेके 12.11 तक। 12.2 जनरल प्रोविजन। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे एड्रेस है कि नहीं, एड्रेस रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस नहीं रहा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12.3 सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाहर रहा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। 12.4 रेस्टोरेंट सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस, ओके, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। 12.4 हो गया। 12.5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पे परफॉर्म हुआ। 12.6 एडमिशन टू इवेंट, जहां पर इवेंट हो रहा है या फिर जहां पर पार्क लोकेटेड। 12.7 इवेंट मैनेजमेंट, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे इवेंट किधर हो रहा है, इवेंट इंडिया में हो रहा है, लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। 12.8 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ओके, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो ओके, जहां पर हैंड ओवर किया। 12.9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ओके, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन, एम्बार्केशन नहीं मालूम तो 12.2। उसके बाद 12.10 सर्विसेज ऑन बोर्ड, ओके, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। उसके बाद 12.11 टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, अगर फिक्स्ड लाइन है तो लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, पोस्टपेड रहेगा तो बिलिंग एड्रेस, प्रीपेड रहेगा थ्रू रीसेलिंग एजेंट तो रीसेलिंग एजेंट का लोकेशन, एंड अगर डायरेक्टली किया तो लोकेशन वेयर प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, एंड अगर इलेक्ट्रॉनिकली रिचार्ज किया प्रीपेड में, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्लियर है क्या सबको? ओके, 12.8 में जो केसेस हम लोगों ने किया वो सिलेबस का पार्ट नहीं था। 12.8 में जो 5 केसेस किया वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो जनरल नॉलेज है। ओके, वो तुम लोग को एग्जाम में नहीं आएगा, ना ही बुक में किधर है। ओके, वो खाली ऐसे ही जनरल नॉलेज है। तो ये पीडीएफ से तुम लोग को लिखना है तो लिखना है, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि मालूम होना चाहिए ट्रांजेक्शन का ओवरऑल टैक्सेबिलिटी, इसीलिए बताओ। पहले ही बता दो तो आप लोग सीरियसली नहीं सुनते। ओके, इसीलिए पहले नहीं बताता हूँ। ओके, 12.12 banking and financial services including stock broking. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, मतलब जो बैंक है, बैंक
ओके, बैंक जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, ओके, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग इधर से दिख रहे हैं। ओके, बैंक का सर्विसेज का, ओके, क्या क्या सर्विस देता है बैंक जो टैक्सेबल है? हाँ, प्रोसेसिंग फी हो गया, फिर बैंक चार्जेस जो चार्ज करते हैं वो लोग, मिनिमम अकाउंट बैलेंस चार्ज करते हैं। ओके, ऐसा बहुत सारा चार्जेस वो लोग लेते हैं अपने से, तो उन सबका प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। उसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, ओके, जो भी ब्रोकर, ओके, जीरोधा, एंजल वन, ओके, वो लोग सब जो चार्ज करते हैं, ओके, उसका क्या प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो यहां पर एकदम सिंपल है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि रिसिपिएंट का तो एड्रेस रहता है ना वो लोग के पास। देखो, बिना रिसिपिएंट के एड्रेस के बैंक कोई सर्विस नहीं देता। ओके, एक हाथ सर्विस से हम लोग देखेंगे। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला एलओआर इफ अवेलेबल, तो एलओआर, ओके, अदरवाइज एलओएस। ओके, मतलब कि अगर बैंक को अपने रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं मालूम तो एलओएस। ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन रहेगा जिसमें बैंक को अपने रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं मालूम? ऐसा कौन सा सर्विस रहेगा जिसमें बैंक को मालूम ही नहीं है कि रिसिपिएंट कौन है? हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, वो तो शेयर्स एंड सर्टिफिकेट, वो शेयर्स है ना, उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं है। सिक्योरिटीज के ऊपर नहीं है ना जीएसटी। हाँ, चेक पे तो मालूम रहेगा ना। अगर आपने अगर मेंसा को चेक दिया, अरे रुक ही नहीं रहे। ओके, अगर आपने मेंसा के नाम पे चेक दिया, ओके, तो मेंसा जब डिपॉजिट करेगा तो बैंक को तो मालूम है ना मेंसा का अकाउंट है इस बैंक में, तो ही तो डिपॉजिट करने दिया, नहीं तो डिपॉजिट करने को अलाउड थोड़ी होगा। बोलो, ऐसा कौन सा सर्विस है जिसमें बैंक को अपने रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं मालूम? नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो एक्शनेबल क्लेम है एंड वो नॉट अ सप्लाई है। हाँ बोलो। बेरर चेक दिया तो भी अपने बैंक में ही जाएगा ना। एग्जाम्पल में आपको बेरर चेक दूं तो आप आपके ही बैंक में जाओगे ना जमा करने को। हाँ, पर वो सर्विस पे चार्जेस थोड़ी है। ओके, बेरर चेक का पैसा विड्रॉ किया, उस पर चार्ज भी लगेगा कुछ, क्योंकि वो चेक का पैसा है, आपको दे दिया बस, चार्जेस कुछ नहीं। ऐसा सर्विस होना चाहिए, सर्विस वाला बताओ कुछ। अच्छा, डिमांड ड्राफ्ट सुना है कभी? डिमांड ड्राफ्ट सुना है? डिमांड ड्राफ्ट, ओके, डिमांड ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी बैंक बना के दे सकता है आपको। ओके, डिमांड ड्राफ्ट कोई भी बैंक इश्यू कर सकता है। पहला तो आपका जिधर अकाउंट है वो बैंक तो दे ही सकता है, या तो आपका कोई बैंक में अकाउंट है ही नहीं तो भी आप क्या कर सकते हो, कैश लेके जा सकते हो। ओके, तो वो बैंक आपको उतने कैश का डिमांड ड्राफ्ट बना के देगा। ओके, डिमांड ड्राफ्ट और चेक में क्या डिफरेंस है बोलो? हाँ, बाउंस कौन बोला? हाँ, चेक बाउंस हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं हो सकता है। ओके, डिमांड ड्राफ्ट बनता ही तब है जब आपके अकाउंट में उतना बैलेंस हो। ओके, तो डिमांड ड्राफ्ट नेवर गेट्स बाउंस्ड। तो लोग डिमांड ड्राफ्ट क्यों नहीं यूज करते, चेक क्यों यूज करते हैं? डिमांड ड्राफ्ट ही लेना चाहिए ना, तो कभी बाउंस ही नहीं होएगा। हाँ, उतना अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा पैसा। ओके, अभी देखो, चेक अगर हमने दिया 4 दिन के बाद का, तो वो पैसा आज फ्रीज नहीं हुआ, 4 दिन के बाद डायरेक्टली डेबिट होएगा। लेकिन अगर मैं डिमांड ड्राफ्ट दूंगा 4 दिन के बाद का, तो मेरा आज ही पैसा वो फ्रीज कर लेंगे। समझ में? ऊपर से चार्जेस भी लगता है डिमांड ड्राफ्ट को, चेक का कोई चार्जेस नहीं है, अनलेस इट इज बाउंस्ड। बाउंस हुआ तो चार्ज लगता है, लेकिन चेक बनाने का कोई चार्ज नहीं, पर डिमांड ड्राफ्ट बनाने का चार्ज है।
तो अगर मान के चलो मैं किसी बैंक के पास गया जिसके पास मेरा अकाउंट ही नहीं है, पर फिर भी वो मेरे को डिमांड ड्राफ्ट बना के देगा, कुछ तो चार्ज भी करेगा, पर वो मेरा कोई एड्रेस नहीं पूछता है, ओके, इसीलिए LOS इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब जिधर बैंक है वही प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? क्लियर है क्या 12 तक? ओके, उसके बाद 12-13 इंश्योरेंस सर्विस। ओके, इंश्योरेंस सर्विसेज एकदम सिंपल, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, अपना स्टॉक का इंश्योरेंस रहता है, अपना गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है, अपने ट्रक वगैरह का इंश्योरेंस रहेगा, ओके, बहुत सारा इंश्योरेंसेस पॉसिबल है। ओके, तो अगर रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, समझ में आया? एंड अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो क्या रहेगा, सोचो। हाँ, अनरजिस्टर्ड को दिया तो, हाँ बोलो, रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास तो हमारा एड्रेस रहेगा ही ना, बिना एड्रेस के कोई हमको इंश्योरेंस थोड़ी देगा। ओके, तो हम लोग को यहां पर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट लिखना है, बट यहां पर लिखना है एज पर रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज पर रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, मतलब कि आप हर बार अलग एड्रेस अगर दे रहे हो, एग्जाम्पल जब भी आपने पॉलिसी लिया था तब एड्रेस महाराष्ट्र का था, जब आप लोग गुजरात चले गए रहने को, ओके, तभी जो एड्रेस ओके आप देना चाहते हो उसको वो गुजरात का है, लेकिन उसके पास कौन सा रिकॉर्ड में एड्रेस है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा पॉइंट? जो भी एड्रेस उसके रिकॉर्ड्स में है, उसके रिकॉर्ड्स में वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, आपने जो एड्रेस दिया वो नहीं। लेकिन 10(1) CA में क्या था, 10(1) CA एंड 12(2) रिसिपिएंट एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, ओके, समझ में आया पॉइंट? लेकिन यहां पर सप्लायर का जो एड्रेस है वो लिया जाएगा। सबको समझा क्या पॉइंट? ओके, एक बार सब सेक्शन वापस रिवाइज करते हैं 12(2) से 12(13). हाँ, नहीं, इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू लिया तो भी सर्विस तो आपको इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, वो तो खाली पॉलिसी बेच के दे रहा है। आपने LIC खरीदा एजेंट के थ्रू, सर्विस कौन दे रहा है आपको? एजेंट नहीं दे रहा है, LIC ही दे रही है आपको सर्विस, वो तो खाली पॉलिसी सेल करने का काम कर रहा है। हाँ बोलो। तो हम लोग को सप्लायर को हाँ अपडेट करवाना पड़ेगा, फिर वो एड्रेस होएगा जो आपने चाहा। यस यस, ओके। 12(2) से लेके 12(13) तक वापस से एक बार। 12(2) जनरल प्रोविजन, ओके, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे एड्रेस है कि नहीं, एड्रेस रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस नहीं रहा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12(3) सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाहर रहा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। 12(4) रेस्टोरेंट सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, ओके, वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ओके, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पे परफॉर्म किया, ओके। 12(6) एडमिशन टू इवेंट, जहां पर इवेंट हो रहा है, जहां पर पार्क लोकेटेड है। 12(7) अपना इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ओके, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो ओके। अगर इवेंट इंडिया में हो रहा है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट बाहर हो तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। 12(8) गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पर हैंड ओवर किया। 12(9) पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां से एम्बार्केशन हो रहा है। इफ पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन देन 12(2). 12(10) सर्विसेज ऑन बोर्ड, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। 12(11) टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ओके, ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट, ओके, एंड अपना DTH, ओके, वीडियोकॉन वगैरह का। तो यहां पर क्या रहेगा, अगर फिक्स्ड लीज लाइन रहेगा तो लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, अगर पोस्टपेड रहेगा तो बिलिंग एड्रेस, प्रीपेड रहेगा तो 2 पार्ट था, ओके। अगर सेलिंग एजेंट, रीसेलिंग एजेंट के थ्रू रहेगा तो लोकेशन ऑफ रीसेलिंग एजेंट, अगर डायरेक्टली रहेगा तो लोकेशन वेयर प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। उसके बाद 12(12) बैंकिंग सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, ओके, क्या रहेगा प्लेस ऑफ प्ले, ओके, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इफ अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो LOS, ओके। उसके बाद इंश्योरेंस सर्विसेज, रजिस्टर को दिया तो रजिस्टर, अनरजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बट एज पर रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे।